तो कहाँ तक हो गया था, जल्दी बोलो। इनका जरा संभालना जरूरी है, गढ़ा गए हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर दिखना है नहीं। सो लेट अस टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर। लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर, ये है हमारा टॉपिक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका है और स्प्रिंग के माध्यम से बताया था। लेकिन आज आपको फिगर के थ्रू बताऊंगा कि जो हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं तो ये हवा में वेव के थ्रू आपके पास कैसे जाता है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह ये जो आवाजें हैं वो वेव के रूप में कैसे जा रहा है। क्लियर है? लेकिन सबसे पहले आपको यह तो पता है ना कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं जब भी ट्रांसफर करते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में कैसे वाइब्रेट करता है, तो बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे पीछे मूव करती है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। वेव नहीं, वेव तो आगे की ओर जा ही रही है। क्लियर है? लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो आगे पीछे मूव करते हैं, जिसको इंग्लिश में हमने बैक एंड फोर्थ कहा। इज इट क्लियर? तो लिखेगा कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ in a longitudinal wave, यानी कि आगे पीछे ये मूव करता है। और एक बात बताओ, जब भी पार्टिकल्स आगे पीछे मूव करेगा तो एक समय ऐसा जरूर होगा कि कहीं पे जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा पास आ जाएगा, राइट, और कहीं पे पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर पर रहेगा। नहीं, असेंबली में क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़के खड़े हैं, एक लड़का क्या है कि आगे वाले को धक्का दिया तो बहुत सारा लड़का जो है वो एकदम पास चला गया, एकदम चिपक गया एक दूसरे से। लेकिन जो जहां से लाइन डिस्टर्ब हुआ है वहां पे तो फिर गैपिंग हो गया ना, राइट, यानी कि यहां पे जो लड़के बॉयज लोग असेंबली में खड़े हैं उसको पार्टिकल समझो। तो जब एक ने धक्का दिया तो आगे वाला लड़का तो बहुत ज्यादा पास जाकर के एकदम चिपक गया होगा, और फिर जो पीछे वाला होगा वहां पे तो दूरी हो गया होगा। फिर आगे वाला लड़का जब गिरा होगा तो फिर संभला होगा, तो फिर से गैप हुआ होगा, है कि नहीं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जब पार्टिकल्स आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो एक समय पे पार्टिकल्स बहुत पास हैं एक दूसरे से, और एक ऐसा समय है जहां पे पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से दूरी पर है। मैं ये कहना चाह रहा। क्लियर है? तो लिखेगा कि देन at one place the particles of the medium come closer to each other and at the another place
and at the another place the particles of the medium are at the greater place and hence it formed a compression and a rarefaction respectively. Is it clear? तो और जब एक समय पे जब ये पास में आएगा तो कंप्रेशन बनेगा, और एक समय में जब दूर दूर रहेगा तो रेयरफैक्शन बनेंगे। लेकिन अभी कोई हमसे पूछेगा नहीं कि सर पता नहीं चला कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, क्योंकि अभी बताने वाले हैं फिगर के माध्यम से, तो हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। क्लियर? तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ द वेव मान लेते हैं कि लेफ्ट से राइट साइड में है, ठीक? ये देखो, क्लियर? ओके। एक ऐसा समय है जहां पे पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम पास है एक दूसरे से। क्लियर? और एक समय ऐसा होगा जहां पे पार्टिकल्स जो है वो एकदम दूर दूर होंगे, जैसे में ये देखो यहां पे, और फिर से एक समय ऐसा होगा जहां पे पार्टिकल्स जो है वो पास पास होंगे, जैसे ये देखो। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो मैं ऐसे डॉट डॉट बना करके आपको दिखा रहा है। Is it clear? All clear? ये देखो पास पास है एकदम। और अब हम लोग थोड़ा सा दूर दूर बनाएंगे। क्लियर? तो जब वेव लेफ्ट से, लेफ्ट है ये, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा, ये डायरेक्शन है, वेव का मूवमेंट है। तो जब लेफ्ट से राइट जा रहा था वेव, तो पार्टिकल्स तो ऐसे ऐसे ना मूव कर रहा था जी। तो जब पार्टिकल्स मूव करेगी ऐसे ऐसे हवा में, मैंने बोला ऐसे हवा में, तो हवा में चारों तरफ मेरा आवाजें चली गई, किस तरह से? वेव के रूप में। कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो एक समय के बाद जो वेव होगा, एकदम वेव में जो पार्टिकल्स होगा वो बहुत ज्यादा पास होगा, और फिर कहीं पे दूर होगा, फिर कहीं पे पास आएगा, फिर कहीं पे दूर होगा, है कि नहीं? तो ये देखो हमने पार्टिकल्स को पास पास दिखाया है, समझे? तो जब
मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स एकदम एक दूसरे से पास हो, क्लोज हो, तो उसको कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। और इसको C से डिनोट करते हैं। लेकिन जब मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स दूर दूर हो तो उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। और जब फिर पास आ गया तो इसको कंप्रेशन बोलेंगे, है कि नहीं? क्या देख रहे हैं? फिर से दूर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। तो इसको रेयरफैक्शन बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो कंप्रेशन को C से और रेयरफैक्शन को R से डिनोट करेंगे, फिर कंप्रेशन को C से डिनोट करेंगे और रेयरफैक्शन को R से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो हवा में मूव करते रहेगी। कहां तक जाएगी? तो कितना एनर्जी है साउंड के पास उतना ही दूर जाएगी। बहुत कस के बोल रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी है उस वेव के पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव के पास, तो ज्यादा दूर तक जाएगी। धीरे धीरे बोल रहे हैं, कम एनर्जी है साउंड के पास। क्यों? क्योंकि साउंड भी क्या है? तो एक साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू हियर। साउंड भी तो एक ऊर्जा का रूप ही ना है जो हमको क्या करता है? सुनने में मदद करवाता है। तो साउंड अगर कस के बोलेगा तो एनर्जी जो है वो ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी ये वेव, है कि नहीं? लेकिन अगर धीरे बोलेंगे तो कम एनर्जी रहेगा, तो कम दूरी तक जाएगी ये। इज इट क्लियर? तो वी हैव डन इट, हमने यह कर दिखाया। ओके, चलो ये खत्म होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर जो है वो क्या होते हैं? वी हैव डन इट, हमने यह कर दिखाया। ठीक, अभी हम आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। इस चीज को समझो, जहां पे हवा, मेरा मतलब है कि जहां पार्टिकल्स जो है वो क्लोजर है कंप्रेशन वाले रीजन में, तो जब यहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है मतलब यहां पे डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, पार्टिकल्स का डेंसिटी ज्यादा है। और जब डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, यानी कि हाई प्रेशर रहेगा, है कि नहीं? मतलब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का वैसा पार्ट है, वह हिस्सा है जहां पर डेंसिटी ज्यादा होता है। और जहां पर डेंसिटी ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर भी ज्यादा रहता है। और रेयरफैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव का वह रीजन है, वह पार्ट है जहां पे डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स कम है इसलिए डेंसिटी कम है, और जब डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी कम ही होंगे, यही नियम है। आप ऐसे भी तो समझ सकते हो कि कम जगह में ज्यादा पार्टिकल्स को हटाए हैं तो ये ज्यादा प्रेशर एकदम दबाव डाल के एक प्रकार से ना यहाँ पे आता होगा जी, है कि नहीं? और जब लो प्रेशर, कम प्रेशर है तो एकदम फैल एकदम दूर दूर से आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये रेयरफैक्शन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का ऐसा पार्ट है जहां पे लो डेंसिटी रहता है, और लो डेंसिटी होने के कारण प्रेशर भी लो रहती है। तो बोलो, यहाँ पे कंप्रेशन है मतलब हाई डेंसिटी मतलब हाई प्रेशर, यहाँ पे रेयरफैक्शन है मतलब लो डेंसिटी मतलब लो प्रेशर, यहां पे कंप्रेशन है इसका मतलब हाई डेंसिटी मतलब हाई प्रेशर, यहां पे रेयरफैक्शन इसका मतलब हाई डेंसिटी मतलब हाई प्रेशर। चलो खत्म हो गया ये। इज इट क्लियर? तो हमें आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर में जितनी बातें आपको समझाना चाहते थे हमने आपको पूरा का पूरा इस फिगर के माध्यम से हमने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको पता चला होगा। ठीक है जी, तो यहां तक इस फिगर को बना लीजिए, ठीक है? उसके आगे हम आपको लिखा देंगे, ठीक है? तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। आई होप कि आपको ये सब कुछ पता चल गया होगा। क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए, फिर फिगर बना लीजिए, उसके बाद 3-4 पॉइंट जो हमने बोला है उसको बना देंगे। क्लियर है? ओके। हट तो गया, लिख लीजिए।
तो इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो और एक बात और, मैं आपको ट्रांसवर्स वेव बताऊं या फिर अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव बताऊं, कंप्रेशन जो इलाका होता है ना, वहां पे हाई डेंसिटी रहता है, समझे। तो मैं ट्रांसवर्स वाले वेव में अलग से नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप याद रखिएगा जहां पे कंप्रेशन वहां पे ज्यादा पार्टिकल्स है, और ज्यादा पार्टिकल्स है तो हाई डेंसिटी है तो हाई प्रेशर, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अक्सर वहीं पे खचपच होता है जहां पे लड़कों का झुंड ज्यादा होता नहीं। क्यों? क्योंकि लड़के दूर दूर रहेंगे, एक लड़का उधर है एक लड़का उधर, तो लड़ाई होगा ही नहीं, है कि नहीं, समझे। तो यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स एक साथ आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा हाई प्रेशर है, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण। तो लिख लीजिए स्टार लगा करके। A compression is that part of a longitudinal wave that have high density. हाई डेंसिटी, ठीक है। लिखो, सिंस इट हैज हाई डेंसिटी so it has high pressure, प्रेशर भी ज्यादा है, क्लियर। यहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखाएगा, a rare fraction is that part of a longitudinal wave that have high density due to its
हाई डेंसिटी it is the region of high pressure है। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर खत्म होता है, या फिर यूं कहूं कि साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ये हमने खत्म कर दिया। अब नया टॉपिक है ट्रांसवर्स वेव। तो अब ट्रांसवर्स वेव पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद स्प्रिंग वाला केस पढ़ाएंगे, उसके बाद ट्रांसवर्स वेव इन वाटर, और वाटर या फिर वाटर वेव से इज ए ट्रांसवर्स वेव। फिर हमारा वेव से पीछा छूट जाता है। नहीं मतलब पीछा नहीं छूटता, मतलब और पढ़ना है, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, कुछ नए चीज पढ़ेंगे वेव के बारे में, क्लियर है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Have you written this? Can I erase it? Okay. हो गया, मिटाए तो फिर। Let us talk about the transverse wave. इंक डालना पड़ेगा क्या जी? A wave in which the particles of the medium vibrates up आया है ना, आ गया, up and down, in the same direction in which the wave is मूविंग। क्लियर है? फिगर के माध्यम से देखिए, तो मान लीजिए कि कोई ट्रांसवर्स वेव है जो इधर जा रहा है। क्लियर है? कोई बोलेगा ना कि सर लॉन्गिट्यूडनल वेव है सर, है ये मान लीजिए ये ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर? ट्रांसवर्स वेव लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए। लेकिन जो पार्टिकल्स है मीडियम में वो वाइब्रेट करेंगे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसको थोड़ा सा और नीचे लिखना चाहिए था, नहीं? एंड डाउन, अप एंड डाउन। इतना काफी है या फिर और कुछ?
तो ये जो फिगर से दिखा रहा हूं वो है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, जो वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे। और ये जो इधर देख रहे हो वो है डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ वेव। लेकिन कैसा वेव? तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इज इट क्लियर? तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो है वो लेफ्ट से राइट साइड की ओर है। इज इट क्लियर? लेकिन जो पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है, जो मूवमेंट होगा वो होगा अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये जो पार्टिकल्स ऊपर नीचे करते हुए मूव कर रहा है वो किधर जाएगा? तो वो भी उसी तरफ जाएगा जिस तरफ ट्रांसवर्स वेव जा रहा है, यानी कि ये ऊपर नीचे होते होते उसी दिशा में जाएगी जिधर ट्रांसवर्स वेव जा रही है। क्लियर है सर? ये क्या देख रहे हैं सर? ये 90 डिग्री है सर। हाँ, तो आपने सही समझा, जिधर ट्रांसवर्स वेव जा रहा है लेकिन उसका जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे यानी कि 90 डिग्री पर मूव करेगा ट्रांसवर्स वेव के, यानी कि वैसा वेव जिसका पार्टिकल्स 90 डिग्री पर वाइब्रेट करते हैं तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। लेकिन अगर आगे पीछे हो जाता है तब ट्रांसवर्स वेव नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाता है, जो कि पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्लियर है? तो ये खत्म होता है डिटेल में बताते हुए। अब आप जानो कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो में ही बन सकता है, वो है सॉलिड और दूसरा है लिक्विड। गैस में ट्रांसवर्स वेव नहीं बनता है। लेकिन काहे नहीं बनता है कोई पूछ मत देना भाई, नहीं तो फिर दिक्कत है। नहीं लिखेगा कि ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड इन solid and liquid only, but not in gases। लेकिन ये गैस में बन ही नहीं सकता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गैस का कोई आकार है ही नहीं, उसको एकदम पार्टिकल्स को ऊपर नीचे कर पाना गैस में बहुत ही मुश्किल है, समझे? लेकिन कोई बोलेगा कि सर रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स वो तो ट्रांसवर्स वेव है सर। हाँ बिल्कुल है, राइट, यही ना बोलिएगा। लिखेंगे कि रेडियो वेव्स एंड light waves और ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो फिर यही ना पूछेगा कि रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स जो है वो काहे हवा में हो पाता है सर, कैसे आता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसीलिए ये वैक्यूम में भी चल सकेगा। लाइट वैक्यूम से होते हुए ना आती है जी, है कि नहीं? भूल गए? चलो खत्म होता है ये। तो जितना भी ट्रांसवर्स वेव में बताया उतना सफिशिएंट होता है। अभी हम लोग जानने वाले हैं एक स्प्रिंग के मदद से कि जब ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न होता है तो वो दिखता कैसा है। ठीक है, एक स्लिंकी या फिर स्प्रिंग के माध्यम से देखेंगे। फिर हम लोग वाटर वेव्स और द ट्रांसवर्स वेव, उसको भी हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। और यह भी बताऊंगा कि पानी की लहरें जब उसमें पत्थर फेंकते हैं तो जो ऐसे ऐसे कभी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, ऐसे ऊपर नीचे आता हुआ क्यों नजर आता है वो भी क्लियर हो जाएगा जब आपको पढ़ाएंगे कि वाटर वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। इज इट क्लियर? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ूं इन सभी चीजों को लिख लीजिए, वरना मैं इसे मिटा दूंगा। चलो लिख लिया, मिटा दे।
मिठा देना, बोलिए ना। हाँ, ये स्क्रैच कैसा है भाई, मिटता क्यों नहीं? कोई पेन तो नहीं मार दिया? देखो ना, कोई बात नहीं। When a spring is moves up and down rapidly, then the wave formed is a transverse wave. रैपिडली ये लगेगा, रैपिडली का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली, लगातार। कॉन्टिन्यूअसली भी लिख सकते हो, हिंदी में इसको लगातार बोलते हैं। नहीं, रैपिडली हुआ, रैपिडली का मतलब लगातार होता है। हाँ, बार बार, तुरंत तुरंत मतलब कि कर रहे हैं, समझे? उसके लिए रैपिड, रैपिड का मतलब हो तुरंत, तो रैपिडली बोले हैं मतलब तुरंत तुरंत। यानी कि हमारा क्या टॉपिक का नाम है पहले ये समझो। तो जो स्प्रिंग हुआ एकदम मुलायम स्प्रिंग, जैसे ये देखिए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एक तरफ स्प्रिंग को खूंटे से बांध दिए, ऐसे खूंटे से, और दूसरे तरफ स्प्रिंग का जो लूज पार्ट है यानी कि ओपन है उसको पकड़ करके जब ऐसे ऐसे मूव करेंगे रैपिडली, यहां एक मिनट, ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो देखो तो कहीं पे तो ऊपर हो रहा होगा और कहीं पे तो नीचे हो रहा होगा, हो रहा है ना ऊपर नीचे। तो जो इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है यह ट्रांसवर्स वेव बनता है। ये कैसा वेव है? ये ट्रांसवर्स वेव है, समझे?
क्लियर है? आपने जिमर को भी देखा होगा जो 6 पैक एप्स बॉडी बनाता है, वो भी एकदम ऐसे ऐसे एकदम करता है बहुत तेजी से रस्सी को, तो जो ऊपर नीचे होता है इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, समझे? आई होप कि आपको फिगर के माध्यम से एकदम आसानी से समझ में आया होगा, राइट? इज इट क्लियर? तो ट्रांसवर्स वेव बनता है कुछ इस तरीके से, तो फिगर के माध्यम से जानना है आपको, समझे? तो देखिए फिगर कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक स्प्रिंग को इस तरीके से खूंटे से बांध दिया है, राइफल से ठोका ला, इस तरीके से खूंटे से हमने ठोक दिया, मेरा मतलब स्प्रिंग को एक तरफ एकदम बाइंड कर दिए हैं, यहां पे सपोर्ट देकर के बांध दिए। तो ये जो देख रहे हो ये है नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग ये है। इज इट क्लियर? ओके। लेकिन जैसे ही हमने इसको इस तरफ से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे इस स्प्रिंग को किया, तो इसमें जिस तरह का वेव का निर्माण हुआ है उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्लियर है? तो जब ऊपर नीचे किए तो इसका स्थिति जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठुका ला, पर यार कैसे कैसे बनाना है, यहां से ऐसे ऐसे, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन, कुछ इस तरीके से। इज इट क्लियर? ओके। जब हमने इसको अप एंड बार बार ऊपर नीचे किया तो कुछ इस तरीके से बना है। क्लियर है? समझे? कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो जो ऊपर वाले इलाका देख रहे हो इसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जो नीचे वाला इलाका देख रहा है इसको हम लोग रेयरफैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। और फिर से जो ऊपर वाला इलाका है इसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेशन। और जो नीचे वाला इलाका है इसको हम लोग रेयरफैक्शन बोलते हैं, ठीक है? यानी कि सी आर, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन। तो कुछ इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव जो है वो पैदा होता है, समझे? इज इट क्लियर? तो कंप्रेशन के पास जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा पास होता है, ज्यादा क्लोज होता है। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही तो पढ़ा दिया है कि कंप्रेशन के पास ज्यादा, यानी कि कंप्रेशन किसी वेव का वह हिस्सा है, वह पार्ट है जहां पे पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा मात्रा में है। और जब पार्टिकल्स ज्यादा मात्रा में है तो डेंसिटी ज्यादा है, और जब डेंसिटी ज्यादा है तो हाई प्रेशर है। इज इट क्लियर? ओके। तो ये भी जो है वो ट्रांसवर्स वेव जो है वो किस रूप में ट्रेवल करती है? तो एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन। इज इट क्लियर? तो वी हैव डन इट। ये तो एक झलक था, ट्रांसवर्स वेव को देखने के लिए एक झलक था। क्लियर है कि इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल्स में लहरें उठती है। क्लियर है? वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। इज इट क्लियर? तो जो ऊपर है इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से ऊपर की ओर, इसको यहां कंप्रेशन मतलब ज्यादा पार्टिकल्स है, यहां नीचे आया है रेयरफैक्शन बोला मतलब कम पार्टिकल्स है, ऊपर गया है कंप्रेशन है मतलब ज्यादा पार्टिकल्स है, नीचे है रेयरफैक्शन है मतलब कम पार्टिकल्स है। चलो खत्म होता है जी। इज इट क्लियर? तो फिगर के माध्यम से सिर्फ ये जानना था और इसमें कुछ ज्यादा जानना है ही नहीं और ना ही कुछ लिखाना है। तो वी हैव डन इट, जितना करना था मैंने कर दिखाया। अब समय आ गया है वाटर वेव्स इज ए ट्रांसवर्स वेव, उसको चर्चा करने के लिए। क्लियर है? यानी कि पानी में जो
आप शांत पानी में एक पत्थर को ले जाकर के फेंक दीजिएगा तो उसमें देखते हो इस तरीके से वेव्स निकलता है और लगता है एकदम किनारे तक जा रहा है। तो वो जो वेव है वो वाटर वेव है, लेकिन कैसा वाटर वेव है? तो ट्रांसवर्स वाटर वेव है। क्लियर है? तो वो पढ़ना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक। चलो लिख लिया, मिटा दें जी। चलो लगले हाथ पढ़ ही लो, यही लहर में है कि नहीं। वासना के परे तुरंत खत्म हो जाएगा, डो वरी। लिखो एक ही लाइन में कि वाटर वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। वाटर वेव कैसा वेव है? तो वो ट्रांसवर्स वेव है। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है? तो लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, चूंकि हम लोग जानते हैं जी, क्या जानते हैं भाई? दैट the particles of a transverse wave, transverse wave moves up and down. So when a stone is thrown in a pond, ठीक तो है, then the water wave formed is a transverse wave. तो जो वाटर वेव पैदा हुआ है वो क्या है? तो वो है ट्रांसवर्स वेव है। इज इट क्लियर? ओके। तो यहां पे ध्यान से देखने का प्रयास करो। मान लेते हैं कि ये जो है ये अभी सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है जी। दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, यानी कि इस सरफेस के ऊपर जो है वो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही एक शांत तालाब में आपने क्या किया, पत्थर को डाल दिया, तो अब इसमें बवंडर उठेंगे और ये जो है
वो इस तरीके से ऊपर की ओर चला जाएगा और फिर इस तरीके से नीचे की ओर और फिर से इस तरीके से ऊपर की ओर और फिर से इस तरीके से नीचे की ओर आएगा। फिर से इस तरीके से नीचे की ओर आई। इज इट क्लियर? ये सारे के सारे पानी है इसके अंदर, वाटर है। ठीक है, क्लियर है? तो जब भी आप एक शांत झील में आप पत्थर को क्या करते हो, फेंक देते हो, तो जो ऊपर की ओर उठता है लहरें, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, इस तरीके से जो आप देखते हैं ना, तो जो ऊपर की ओर एक उभड़ा हुआ भाग देखते हो और नीचे की ओर खोखला देखते हो, हॉलो देखते हो, यानी कि खाली देखते हो, राइट? चलो इसको खाली बना देते हैं ताकि आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आए। इसको खाली कर दिए, ठीक है? और इसमें जो आप इलेवेशन देख रहे हैं, इलेवेशन, ठीक है, और इसमें आप जो डिप्रेशन देख रहे हैं या फिर हॉलो देख रहे हो, ठीक है, तो इस हॉलो को हम लोग ट्रफ बोलते हैं। इसका नाम है ट्रफ, ठीक है? तो जो आप पानी में ऊपर की ओर उठा हुआ भाग देख रहे हैं, इलेवेशन देख रहे हैं, इसको हम लोग क्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्ट। नाम है क्रिस्ट। जो उठा हुआ हिस्सा है उसका नाम है क्रिस्ट और जो धंसा हुआ हिस्सा है उसका नाम है ट्रफ। इज इट क्लियर? तो ये फिर से उठा हुआ है तो इसका फिर से नाम होगा क्रिस्ट और ये जो धंसा हुआ पोर्शन है इसका फिर से नाम होगा ट्रफ। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? ए, बी, फिर ये सी, लेकिन ऐसे ना, ए बी हो जाएगा और ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ये जी, ये एच और ये आई। समझे? तो अभी के लिए हमने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट, कि जो ट्रांसवर्स वेव में जो उठा हुआ पोर्शन है उसको बोलते हैं क्रिस्ट और जो डिप्रेशन है, जो हॉलो है, जो धंसा हुआ है, उसको बोलते हैं ट्रफ। तो इसको लिख लेगा। द इलेवेटेड पोर्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रिस्ट। उसको क्या बोलते हैं डियर? क्रिस्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? और लास्ट पॉइंट लिखो, द हॉलो, जो खोखला है या फिर डिप्रेशन है, और डिप्रेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इज कॉल्ड ट्रफ। इज इट क्लियर? तो वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखा। चलो खत्म होता है। इज इट क्लियर? और ये जो पोर्शन उठा हुआ है ये है कंप्रेशन। क्या है? कंप्रेशन। और ये जो धंसा हुआ है ये है रेयरफैक्शन, यानी कि कंप्रेशन क्रिस्ट होगा और ट्रफ, रेयरफैक्शन ट्रफ होगा, फिर ये कंप्रेशन क्रिस्ट और फिर ये रेयरफैक्शन ट्रफ। ट्रांसवर्स में हम ऐसा नाम देते हैं
एक क्रिस्ट फिर ट्रफ, फिर क्रिस्ट फिर ट्रफ, क्लियर है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगले क्लास में। तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। पहले ग्राफ से लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसके बाद ट्रांसवर्स वेव अगले लेक्चर में। इससे पहले कि मैं मिटा दूं, आगे बढ़ूं, इन सभी चीजों को लिख ले। चलो लिख लिया, मिटा दे। है इसमें से किसी को कुछ पूछना है? बोलो नहीं। चलो वेरी गुड। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे। अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके, फेयर कॉपी कीजिए। कुछ भी दिक्कत होता है मेरे से पूछ सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। सी यू सून, एंजॉय योर डे।